हाँ भाई, इधर देखो। लास्ट क्लास के अंदर अपन बात कर रहे थे अरबों के आक्रमण के बारे में। ठीक है, अरबों का आक्रमण कल कंप्लीट हो गया था। अरबों की तरफ से जो पहला आक्रमण करने वाला व्यक्ति था, सफल आक्रमण करने वाला, वो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने क्या लगाया था भारत में? जजिया कर लगाया था। मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले अटैक कहां पे किया था? सिंध वाले जगह पे। सिंध का शासक कौन था? दाहिर सेन। युद्ध कौन सा होता है? राबर का युद्ध। कब होता है? 712 में। ठीक है, यही बातें बताई थी। ठीक है, कुछ और भी बातें बताई थी, लेकिन अभी अपन जो बातें करते हैं वो अरबों के बाद अपन बात करते हैं तुर्क आक्रमण की। ठीक है, तुर्क आक्रमण। इधर देखो, भारत पर तुर्क आक्रमण की अपन बात कर रहे हैं अरबों के बाद में। ठीक है, भारत पे तुर्क जो आक्रमण होता है उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है भारत से धन संपदा को लूटना। उद्देश्य क्या है? भारत से धन संपदा लूटना। ठीक है, कब होता है ये तुर्क आक्रमण भारत के ऊपर? तो तुर्क आक्रमण होता है लगभग 10वीं शताब्दी में। कब होता है? 10वीं शताब्दी में होता है। ठीक है, किसने किया? तो करने वाले जो थे उनमें नाम आता है सुबुक्तगीन। आवाज नहीं रहे, सुबुक्तगीन। इधर देखो, अटैक करने वालों में कौन कौन है जो मेन इंपॉर्टेंट है? वो है एक तो सुबुक्तगीन, एक आता है आपका महमूद गजनवी, आप लोगों ने नाम सुना होगा, महमूद गजनवी। और एक नाम सुना होगा आपने, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी। ठीक है, मोहम्मद गौरी। ठीक है ना, ये तीन जनों के नाम आप लोगों को याद रखना है। पहला सुबुक्तगीन, दूसरा महमूद गजनवी और तीसरा मोहम्मद गौरी। ठीक है, कहां से अटैक हुआ है ये जो तुर्क आक्रमण हुआ है? वो कहां से हुआ है? तो अफगानिस्तान के अंदर एक जगह पड़ती है गजनी। ठीक है, कौन सी जगह है? गजनी। यहां के शासक हैं ये लोग जो मैंने आपके ऊपर नाम लिखे हैं, और इन लोगों ने अटैक किया है कहां पे? भारत के ऊपर। कब किया है? 10वीं शताब्दी में किया है। इनका उद्देश्य क्या था? तो भारत से धन संपदा को लूटना था। ठीक है, कल अपन चर्चा कर रहे थे भारत में अरबों के आक्रमण की। अरब भी मुस्लिम थे, और जो ये तुर्क आक्रमण हुआ है, ये तुर्की जो है ये भी क्या है? मुस्लिम ही है। ये भी क्या है? मुस्लिम है। वो अरबी भी मुस्लिम थे, ये तुर्की भी मुस्लिम है। बेसिकली जो ये तुर्की हुआ करते थे, ये वैसे रहने वाले कहां के थे? तो ये रहने वाले थे आपके उत्तर पश्चिम चीन से। कहां के थे ये? उत्तर पश्चिमी चीन वाला जो एरिया पड़ता है आपका, वहां के ये रहने वाले थे। बाद में इन्होंने अपना साम्राज्य कहां पे स्थापित कर लिया था? गजनी के अंदर। ठीक है, मतलब इनका मूल निवास कहां से है? इनका मूल स्थान तुर्कियों का उत्तर पश्चिमी चीन वाला जो एरिया पड़ता है वहां से आता है। वहां से इसके बाद में ये लोग जो खलीफा होता था ना, उस खलीफा के अंडर में रहकर के काम किया करते थे। ठीक है, और अच्छे ये जो बढ़िया मतलब अट्टे कट्टे तरीके के लोग बाग हुआ करते थे, बढ़िया इनकी कदकाठी वगैरह अच्छी हुआ करती थी, इसलिए जो खलीफा वगैरह हुआ करते थे वो इनको क्या करते थे? अपने बॉडीगार्ड वगैरह के रूप में रखा करते थे। ठीक है, तो बाद में इन्हीं में से एक व्यक्ति निकलता है, उस व्यक्ति का नाम आता है अल्पतगीन। ठीक है, एक व्यक्ति निकलता है और वो एक अलग साम्राज्य की स्थापना कर लेता है। कहां पे? गजनी के अंदर, और उसका नाम क्या है? अल्पतगीन। ठीक है, गजनी में जो साम्राज्य स्थापित किया है, इस साम्राज्य का संस्थापक कौन है? संस्थापक आता है अल्पतगीन। अल्पतगीन 962 में करता है, 962 से 977 तक ये राज करता है। ठीक है, 962 से 77। क्लियर है? तो संस्थापक कौन है? अल्पतगीन है। इसी ने यामिनी साम्राज्य, जो गजनी साम्राज्य है, इसी का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम यामिनी साम्राज्य। इसी का दूसरा नाम क्या है? यामिनी साम्राज्य। और यामिनी साम्राज्य का संस्थापक कौन है? अल्पतगीन है। इस अल्पतगीन का ही एक गुलाम पुत्र होता है, वो होता है सुबुक्तगीन। ठीक है, जो ये अल्पतगीन है, ये कौन था? तुर्क था। ये कौन था? तुर्की था, जिसने खलीफा के खिलाफ जाकर के इसने क्या किया है? एक अलग से साम्राज्य स्थापित कर दिया है खुद का। और वो अलग से जो साम्राज्य स्थापित किया है वो कहां पे किया है? अफगानिस्तान के अंदर गजनी नामक स्थान पे। उसका नाम क्या पड़ गया? यामिनी साम्राज्य। क्या पड़ा नाम उसका? यामिनी साम्राज्य। और इसका संस्थापक कौन है? अल्पतगीन है। और अल्पतगीन का ही बाद में बेटा आएगा सुबुक्तगीन, जिसने भारत के ऊपर पहली बार अटैक किया था। ठीक है, मतलब जो अल्पतगीन था, इसने भारत के ऊपर अटैक नहीं किया है, इसने तो इस साम्राज्य की स्थापना करी है। भारत के ऊपर जो अटैक करेगा वो करेगा सुबुक्तगीन, और सुबुक्तगीन के बाद में इसी का बेटा बनेगा महमूद गजनवी। और महमूद गजनवी आपको पता है 17 बार आक्रमण करता है भारत के ऊपर। कितनी बार अटैक करता है? 17 बार। ठीक है, बाद में महमूद गजनवी के बाद में ये चलता रहेगा, थोड़ा सा वंश आगे चलता रहेगा। उसके बाद में इसी एरिया के अंदर जो गजनी वाला जो एरिया है, इस गजनी और हेरात के बीच में पहाड़ी यहां पड़ती है। यहाँ ऊपर गजनी है, नीचे यहीं पे हेरात है, और इनके बीच में पहाड़ी क्षेत्र आया करता है। इस पहाड़ी क्षेत्र के अंदर से एक जाति निवास करती थी, गौर जाति।
और इस जाति का फिर बाद में एक शासक बनता है, वो बनता है मोहम्मद गौरी। ठीक है, क्लियर है। जो मैंने तीन बेसिक बड़े नाम आप लोगों के सामने लिखे हैं भारत के ऊपर अटैक करने वाले, एक सुबुक्तगीन है, एक महमूद गजनबी है और एक मोहम्मद गौरी है। सुबुक्तगीन तो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये पहला आक्रमणकारी है। सुबुक्तगीन क्यों इंपॉर्टेंट है? पहला आक्रमणकारी है। महमूद गजनबी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये 17 बार भारत के ऊपर अटैक करता है, लेकिन यहाँ पे साम्राज्य स्थापित नहीं करता, वापस लौट जाता है। यहाँ आया, धन लूटा, वापस चला गया। ये इसका सिस्टम होता है महमूद गजनबी का। और नेक्स्ट आता है आपका मोहम्मद गौरी, जो कि बाद में मोहम्मद गौरी के जो गुलाम होते हैं वो यहीं पे साम्राज्य की स्थापना करते हैं। और इनका जो साम्राज्य, उनको जो गुलाम होते हैं, मोहम्मद गौरी के खुद के कोई औलाद नहीं होती है, मोहम्मद गौरी के खुद के कोई भी औलाद नहीं होती है, इसके बहुत सारे गुलाम हुआ करते थे। तो ये कहता था कि मेरे तो इतने सारे पुत्र हैं जो गुलाम है, वही मेरे बेटे, यही मेरे नाम को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, इन्हीं को साम्राज्य मिलेगा। ठीक है, तो बाद में मोहम्मद गौरी जब मरता है तो मोहम्मद गौरी का जितना बड़ा साम्राज्य था उसको 3-4 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, और उसमें इसके जो अलग अलग गुलाम थे उन अलग अलग गुलामों ने उस एरिया पे शासन स्थापित किया। उसी क्रम में अपन देखेंगे दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। जो अपन पढ़ते हैं ना गुलाम वंश, खिलजी वंश वगैरह, वो सबके सब अपन आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं आपके, इन तीनों के बारे में अपन को एक एक करके देखना है। तो पहली बात समझ में आया, तुर्क आक्रमण उद्देश्य क्या है? भारत से धन संपदा को लूटना था। स्टार्टिंग में जो तुर्क आक्रमण हुआ था उसका उद्देश्य यही था। कब होता है? 10वीं शताब्दी में होता है। किसने किया था? करने वाले में तीन नाम इंपॉर्टेंट है, सुबुक्तगीन, महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी। कहां से हुआ है? तो गजनी, अफगानिस्तान में इन्होंने एक साम्राज्य स्थापित कर लिया, यहां से भारत के ऊपर अटैक हुआ है, यहां से भारत के ऊपर अटैक हुआ है। और गजनी में जो यामिनी साम्राज्य स्थापित किया है, ये करने वाला जो संस्थापक है वो अल्पतगीन है, और अल्पतगीन का ही बेटा है सुबुक्तगीन। ठीक है, गुलाम पुत्र है। क्या भारत में पहला, मैं वही तो बता रहा हूं, भारत में पहला जो तुर्क आक्रमण किया है वो सुबुक्तगीन ने किया है। मैं बताऊंगा अभी, जयपाल के विरुद्ध किया है। ठीक है क्या? हाँ, एक बार लिख लो। लिख लिया क्या? एक चीज आपने नोट करी कि देखो, पहला जो अरब आक्रमण हुआ था वो तो कब होता है? 712 में। कब होता है? 712 में। दूसरा जो अब अपन बात कर रहे हैं इनकी, सुबुक्तगीन, महमूद गजनबी और मोहम्मद गौरी की। ठीक है, तो सुबुक्तगीन जो भारत पे अटैक करता है वो करता है 986 में। कब करता है? 986 में। और महमूद गजनबी जो पहला आक्रमण करता है वो करता है 1000 ईस्वी में। यानी कि 712 से लेकर के जो 1000 तक का जो समय ड्यूरेशन है। ठीक है, और मैं तो यूं कहूंगा कि 1000 से भी आगे अपन बात करते हैं भाई, 17 बार ही अटैक करके महमूद गजनबी तो लौट जाता है। उसके बाद में तराइन का जो युद्ध होता है वो 1191 में होता है। लगभग 1200 के आसपास पहुंच गए अपन। ठीक है, तो लगभग इतना लंबा जो अंतराल है 700 से लेकर के लगभग 1200 के आसपास का, इतने समय तक भारत में जो मुसलमानों से लड़ने के लिए जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है वो राजस्थान की मिलती है। किसकी मिलती है? राजस्थान के। मतलब जो हमारे यहाँ के जो राजपूत वगैरह हैं, उन्होंने ही इतने दिनों तक भारत को इन मुस्लिम आक्रांताओं से बचा करके रखा था। अगर वंशों की अपन बात करें, कौन कौन से वंश आते हैं, तो उनमें अपन देखते हैं शुरुआत में जब अरब आक्रमण होता है उसके बाद में प्रतिहार वंश आता है, राष्ट्रकूट वंश आता है, पाल वंश आता है, गुजर प्रतिहार। ठीक है, इन लोगों ने पहले रक्षा करी थी। उसके बाद में गहड़वाल, परमार, चालुक्य, ठीक है, अपने राजस्थान के सिसोदिया वगैरह हैं। ठीक है ना, ये सब लोग हैं जिन्होंने भारत में मुस्लिम आक्रांताओं से लगभग 400-500 वर्ष का जो समय अंतराल है इसकी रक्षा करी है। ठीक है, वरना तो 712 में हो गया था एक बार तो अटैक मुस्लिमों के द्वारा। ठीक है, बाद में इतने सालों तक जो 700 से लेकर के ये 1000 ईस्वी तक का जो समय है, इसमें इन लोगों ने, मुस्लिमों ने इस एरिया को ज्यादा भाव नहीं दिया। इन्होंने सोचा इसको बाद में देखेंगे। इनका जो मेन था वो ऊपर की तरफ चला गया, जो ईरान इराक वाला जो ऊपर वाला एरिया है, टर्की वगैरह, इन एरियाओं में इन्होंने अपना प्रचार प्रसार किया। वहीं से तुर्की निकल करके आते हैं, तुर्की मुसलमान बन चुके हैं, फिर बन चुके हैं ना, तो फिर तुर्कियों ने फिर भारत के ऊपर अटैक किया है। क्लियर है? ये लिख लिया, आगे चलते हैं। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं गजनी या यामिनी साम्राज्य की। गजनी या यामिनी साम्राज्य, इसमें जो पहला शासक है वो तो कौन है? अल्पतगीन। अल्पतगीन, अल्पतगीन क्या है? इसका संस्थापक है। जो दूसरा बड़ा नाम आता है वो आता है सुबुक्तगीन। दूसरा बड़ा नाम कौन सा है? सुबुक्तगीन है। जो सुबुक्तगीन था, ये सुबुक्तगीन कौन है? तो अल्पतगीन का ही गुलाम पुत्र है। अल्पत अल्पतगीन का
सुबुक्तगीन जो है, सुबुक्तगीन इधर देखो, इसने भारत में पंजाब के शासक जयपाल को पराजित किया। पंजाब के शासक जयपाल को पराजित किया। कब किया? 986 में। ये जो 986 में किया था, ये भारत पर पहला तुर्की आक्रमण है। इधर सुनना मेरी बात, ये आपका इंडिया है, इधर की तरफ आपका पाकिस्तान आ जाएगा। ढंग का बना दूं क्या? ये क्या है? आपका पाकिस्तान है। पाकिस्तान में यहां पे पंजाब पड़ेगा क्या? पंजाब का शासक कौन है? जयपाल है। खालिस्तानी कौन है? खालिस्तानी जो इधर देखो, खालिस्तानी की जो डिमांड करी जा रही है, जैसे कि भारत है, हिंदुस्तान हो गया, पाकिस्तान अलग बन गया, तो पंजाब के अंदर जो सिख जो लोग होते हैं, जो सेपरेटिस्ट जो है, वो चाहते हैं कि एक जो पंजाब वाला एरिया है वो स्वतंत्र देश बने, स्वतंत्र देश बने। ठीक है, उस देश का नाम है खालिस्तान, और उसको स्वतंत्र देश का सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं उनको खालिस्तानी कहा जाता है। सिख जो है ये बेसिकली पूरे सिख नहीं है, ये वो सिख हैं जिनको विदेशी जो होते हैं वो कुछ पैसे देकर के बहला कर देते हैं, उनको भटका देते हैं। क्या मेरी बात सुनो, होता क्या है कि किसी भी देश की तरक्की को यदि आपको रोकना है तो उसके अंदर आप ऐसी गतिविधियां फैला दो जिसकी वजह से वो आंतरिक विरोधों में ही उलझा रहे, ठीक है, और अपनी तरक्की के ऊपर ध्यान ना दे पाए। तो इसलिए जितने भी और डेवलप्ड कंट्रीज जो होती है वो ये कोशिश करती है कि कोई जो विकासशील देश है वो ज्यादा विकसित ना हो पाए, ताकि अगर विकसित हो गया तो उनका जो निर्यात है वो घट जाएगा। घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा? तो उनका निर्यात ना घटे, फैक्ट्रियां वगैरह उनके वहां पे स्टेब्लिश नहीं हो, तो वहां बनेगा नहीं माल, तो किसका माल बिकेगा? उनका माल बिकेगा। तो उनका माल बिकने के लिए ये चाहिए कि भाई यहाँ पे डेवलपमेंट ना हो, और डेवलपमेंट नहीं होने का तरीका क्या हो सकता है कि आप यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज करते रहो जिसकी वजह से विदेशी जो कंपनियां यहाँ आने से डरे कि भाई यहाँ पे तो यार कभी भी विरोध हो जाता है, आग कंपनियों को जला दिया। सुरक्षा की दृष्टि, आप कहीं पे भी रहने के लिए जाओगे तो आप सबसे पहले क्या देखोगे कि यार ये एरिया कैसा है, शांत है कि नहीं है। पानी बाद में देखता है इंसान, पहले ये देखता है कि ये एरिया शांत है, ऐसा तो नहीं यहाँ पे बम गिरते हो हैं। आप लोगों को एक तो कहा जाए कि राजस्थान में जयपुर में रहो, और एक जम्मू कश्मीर में जो हाईलाइट एरिया है जहाँ पे आप बम विस्फोट होते रहते हैं, वहां पे रहने के लिए कहा जाए तो आप कहाँ रहोगे? अपने परिवार के साथ अगर रहने की बात करी जाएगी कहाँ रहोगे? जहां शांति वाला एरिया। तो वही देश के साथ है, जो देश के अंदर आंतरिक इस प्रकार से विरोध होते रहेंगे, लोग बाग इस तरीके से विद्रोह करते रहेंगे, तो वहां पे अशांति फैलेगी। अशांति फैलने की वजह से फैक्ट्रियां नहीं आएगी, फैक्ट्रियां नहीं आएंगी तो क्या होगा? डेवलपमेंट नहीं होगा। इससे फायदा किसको होगा? विदेशों को, जो विदेशी है उनको फायदा होगा, तो वो इनको फंड करते हैं। मान लो तेरे को बोला किसी बाहर के आदमी ने, बाहर के किसी देश के आदमी ने, यार भाई साहब ये इतने तेरे को 1 लाख रुपए या 2 लाख या 1 करोड़ रुपए दूंगा और तू है ना यहाँ पे बम फोड़ के आ जा है, और या फिर कुछ यहाँ पे इस तरीके का एक्टिविटी कर, यहाँ पे कुछ इस प्रकार की पॉलिटिक्स कर जिसकी वजह से यहाँ पे अशांति फैल जाए कुल मिलाकर के। ठीक है, तो वो यही होता है। ये संगठन जो होते हैं खालिस्तान वगैरह जो चलाते हैं वो संगठन बनाने लग जाते हैं, जो एक आदमी से बढ़ करके पूरा पूरा संगठन बन जाता है, और वो फिर मांग करते हैं नहीं खालिस्तान बनना चाहिए, हम वो अंबानी के टावरों को जला देंगे, वो कर देंगे। होता है कि नहीं होता है? यही होता है। तो हर कोई सिख को आप नहीं कह सकते हो, बहुत सारे सिख देशभक्त होते हैं। ठीक है, जो अपन देखते हैं सिख विद्रोह हुआ है इंदिरा गांधी के समय पे, उसमें जो पूरा सिखों को दबाने का जो काम करता है वो भी एक सिख ही करता है। ठीक है, वो नाम तो मेरे को याद नहीं आ रहा है उनका, जो मेजर होते हैं वो एक सिख ही होते हैं, और वही सबको निपटाने का काम करते हैं। स्वर्ण मंदिर के अंदर तक घुस जाते हैं ना, भारतीय फौज घुस जाती है स्वर्ण मंदिर में। सिख दंगे जो होते हैं उन दम, हाँ 84 के सिख दंगे जो होते हैं उनको दबाने का काम भी एक सिख ने ही किया है। तो ऐसा नहीं है कि सारे सिख जो गलत हैं, कुछ सिख जिनको बहका दिया गया है, जिनको पैसे खिला दिए गए हैं, जो बिक गए हैं, वो लोग जो है इनकी डिमांड करते हैं। ठीक है, वरना तो देखो लोग बात कहते हैं कि बाउंड्री वाले जो स्टेट्स जो होते हैं वो वहां पे ज्यादा ये सेपरेटिस्ट वाली जो घटनाएं होती है वो ज्यादा होती है, मतलब विभाजन वाली ताकतें जो ज्यादा रहती है वो बाउंड्री वाले एरिया पे ज्यादा, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, पाकिस्तान के साथ सीमा टच है। लेकिन एक बात आपने कभी नोटिस करी कि जो सबसे बड़ी बड़ी रियासतें थी वो भी राजस्थान की रियासतें थी, और सबसे बड़ी जो सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ वो भी राजस्थान की लगती है ना? उसके बावजूद भी कभी राजस्थान से ऐसी मांग उठी कि नहीं हमारा अलग से देश होना चाहिए? है सिंगल एक केस नहीं हुआ राजस्थान से, जबकि देखो जम्मू कश्मीर से उठती रहती है, पंजाब से उठती रहती है, लेकिन राजस्थान से कभी नहीं। जबकि राजस्थान की बड़ी बड़ी रियासतें थी, वो चाहती तो वो भी कह सकती थी, लेकिन जो पूरे एक देश के लिए जो भावना होती है वो राजस्थानियों के अंदर होती है। जो मर मिटने की जो ताकत है आज से नहीं है, पहले से है। ये 400-500 साल ऐसे थोड़े निकाले तब से है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं राजस्थान का एक बहुत बड़ा योगदान है भारत को एकजुट रखने के लिए भी। ठीक है ना? इधर देखो, तो अल्पतगीन के बाद सुबुक्तगीन की बात अपन कर रहे थे। इधर देखना मेरी बात, ये पंजाब में जयपाल हिंदू शासक हुआ करता था, और यहाँ पे क्या है आपका अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान के अंदर कौन है? सुबुक्तगीन है। तो जयपाल जो होता है ये उंगली करता है, सुबुक्तगीन जो होता है वो इसके ऊपर अटैक नहीं करता है। जयपाल उंगली करता है पहले किसके? सुबुक्तगीन के। ये सोचता है कि यार ये ऊपर वाला जो एरिया है ये खाली सा, अभी नया नया लेटेस्ट साम्राज्य स्थापित हुआ है, इसको अपन निपटा करके अपने अंडर कर लेते हैं। हाँ, इधर देखो, तो जो सुबुक्तगीन होता है, सुबुक्तगीन से पंगे लेने पहुंच जाता है, तो सुबुक्तगीन इनके दोनों के मध्य में लड़ाई होती है, सुबुक्तगीन जीत जाता है। सुबुक्तगीन जीत जाता है तो ये रोने लग जाता है जयपाल कि यार भाई गलती होगी माफ कर दे।
तो फिर सुबुक्तगीन कहता है कि चल कोई बात नहीं, गलती होगी तो माफ कर दूंगा, लेकिन बदले में जो मेरा इतना युद्ध में इनमें खर्चा हुआ तो पैसे तो लगेंगे ना, तो पैसे दे जा मेरे को और मैं तेरे को छोड़ दूंगा। तो वो कहता है यार देख तेरे से लड़ने के लिए मैं इतनी दूर आया हूँ, पैसे तो घर पे है ना, यहाँ थोड़ी है, तो एक बार मैं घर जाने दे, फिर वहां से पैसे भेजूंगा, ठीक है। तो ये कहता है, सुबुक्तगीन क्या सोचता है चल ठीक है यार कह रहा है तो भेज देते हैं। तो सुबुक्तगीन इसको छोड़ देता है, ये वापस आ जाता है और बदले में पैसे नहीं पहुंचाता है, पैसे भी नहीं पहुंचाता है, ऊपर से अगल बगल के जितने भी इसके आसपास के जो राज्य थे उनके साथ में संधि कर लेता है और एक बड़ी सेना इकट्ठी कर लेता है किसके खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए, सुबुक्तगीन के खिलाफ, ठीक है ना। तो ये केस है किसका, जयपाल का। जयपाल कैसा है, हिंदू शासक है, कहां का है, पंजाब का है, ठीक है। बाद में जब महमूद गजनबी इसके ऊपर अटैक करेगा 1001 में, कब करेगा, 1001 में, जब सुबुक्तगीन तो चला जाएगा 997 में, उसके बाद कौन बनेगा, महमूद गजनबी। तो जयपाल जो होता है ये महमूद गजनबी से हारने के बाद में बेइज्जत होकर के यार अब तो भाई साहब जीने का कोई मतलब नहीं है, ये अग्नि समाधि ले लेता है, आग में कूद करके अपनी जान दे देता है, ठीक है, क्लियर है। तो सुबुक्तगीन के बारे में आपको एक बात ये याद रखनी है कि ये तो पहली बात तो यामनी साम्राज्य का है, दूसरी बात कि भारत में पंजाब के जयपाल जो था उसको पराजित किया था, कब किया था, 986 में, और यही भारत में पहला तुर्की आक्रमण है, ठीक है। तो भारत का पहला तुर्की आक्रमणकारी भी कौन है, सुबुक्तगीन है, भारत का पहला तुर्की आक्रमणकारी, तुर्की आक्रमणकारी है ये, ठीक है। तो भारत का पहला तुर्की आक्रमणकारी कौन है, सुबुक्तगीन है, ठीक है। इसके बाद देखो सुबुक्तगीन जो होता है इसके दो औलाद होती है, सुबुक्तगीन जो है, सुबुक्तगीन के कितने पुत्र होते हैं, दो। पहला जो पुत्र होता है उसका नाम होता है अब्दुल कासिम महमूद, अब्दुल कासिम महमूद, और जो दूसरा पुत्र होता है उसका नाम होता है इस्माइल, ठीक है। दूसरा पुत्र कौन है, इस्माइल। दो पुत्र हैं अब्दुल कासिम महमूद और एक पुत्र का नाम क्या है, इस्माइल। बड़ा पुत्र तो कौन है, अब्दुल कासिम महमूद, ये क्या है, बड़ा पुत्र है, ठीक है। लेकिन बड़ा पुत्र होने के बावजूद भी जो सुबुक्तगीन होता है वो इस्माइल को क्या बना देता है, उत्तराधिकारी बना देता है। अब इसको गुस्सा आएगी कि नहीं आएगी, आएगी, तो ये गुस्से में आकर के इसकी हत्या कर देगा कि नहीं करेगा, ठीक है। हत्या करने के बाद में जो अब्दुल कासिम महमूद है ये महमूद गजनबी के नाम से राजा बनता है, महमूद गजनबी के नाम से शासक बना, ठीक है। इनका टाइम ड्यूरेशन अगर आपको लिखना है तो अल्पतगीन का 962 से 977 है, इसका 977 से 997 है, ठीक है ना। अल्पतगीन का तो कितना है 962 से, और सुबुक्तगीन का कितना है 977 से, 1900 मत कर देना, 900 है ना, नहीं थी भैया, इनमें तो विशेषकर नहीं थी, मुस्लिमों में तो विशेषकर बिल्कुल भी नहीं थी, ये सबसे पहले अपने भाइयों को निपटाते थे। लिखो एक बार, ये लिख लिया था क्या, ये तो लिख लिया था ना, ये लिखो, अभी क्या पूछ रहा था मैं, लिख लिया क्या, याद नहीं हो रही, क्यों नहीं याद हो रही, अभी तक अपन ने दो तीन नाम ही तो पढ़े, अरबों के अंदर मोहम्मद बिन कासिम पढ़ा है, एक दाहिर सेन पढ़ा है, ठीक है। पीडीएफ चेक कर लिया करो ना, अच्छा अब कंटिन्यूस रहेगी क्लास, इसका नाम याद है इसका, देखो ये इसमें महमूद याद रख ले, इधर देख, इसमें सिर्फ महमूद याद रखना जो महमूद गजनबी के नाम से राजा बन गया, बन गया, महमूद गजनबी का नाम तो पता है ना, और ये भैया जी इस्माइल है, इसका नाम याद नहीं है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये नहीं पूछा जाएगा कि भाई इसकी भाई को मार करके बना, ये तो पढ़ाने के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, बाकी सुबुक्त समझाने के हिसाब से इंपॉर्टेंट है भाई महमूद गजनबी था कौन, कैसे बना। तो सुबुक्तगीन के दो बेटे थे उनमें से इसको बना दिया था, तो इसको मार करके बना था, महमूद गजनबी नाम से बन गया, इतनी सी तो बात है, ठीक है। हाँ हाँ वही है वही है वही है, ठीक है। अब जान गया ना, इधर देखो, हाँ महमूद गजनबी, इधर देखो, महमूद गजनबी के बारे में बता देता हूं, इसका जो टाइम अंतराल है, टाइम पीरियड है वो आता है 997 से लेकर के 1030, ठीक है, 997 से लेकर के 1030। भारत पर ये 17 बार आक्रमण किया था, भारत पर 17 बार आक्रमण, कितने बार किया था, 17 बार आक्रमण किया था। और इधर सुनना मेरी बात,
इस समय पे जो खलीफा हुआ करता था उस खलीफा का नाम था अब्दुल कादिर बिल्लाह। अब्दुल कादिर बिल्ला। इधर सुनो, अब्दुल कादिर बिल्लाह। जो अब्दुल कादिर बिल्ला था, इधर सुनना, ये खलीफा हुआ करता था और इस खलीफा ने जो महमूद गजनवी था इसको आशीर्वाद दिया और इसको उपाधियां दी। इसको क्या दी? उपाधि। इधर सुनो पहले मेरी बात। उपाधि जो दी वो दी इसको सुल्तान की। किसकी उपाधि दी? तो विश्व के अंदर पहला राजा जिसको सुल्तान की उपाधि मिली थी वो कौन था? महमूद गजनवी था। ठीक है, हाँ। अरे महमूद गजनवी करता है 17 बार, मोहम्मद गौरी के आक्रमण को अलग से पढ़ेंगे अपन। ठीक है, महमूद गजनवी 17 बार आक्रमण करता है। ठीक है ना, इधर देखो। अरे आवाज नहीं। सुल्तान विश्व के अंदर प्रथम, ठीक है, विश्व में प्रथम सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला, पहली बात तो। ठीक है, इसके अलावा इसको और क्या उपाधि दी अब्दुल कादिर बिल्ला ने? तो इसने इसको उपाधि दी यामीनुद्दौला। यामीनी उद उल दौला। यामिन उल दौला। एक उपाधि दी इसको यामिनी उल अल्लाह। यामिनी उल अल्लाह। ठीक है, ईश्वर का दाहिना हाथ। ईश्वर का दाहिना हाथ। इसी को और क्या बोलते थे? तो बूथ सिकन। बूथ सिकन होता है मूर्तियों को तोड़ने वाला। मूर्तियों को तोड़ने वाला। ठीक है, तो खलीफा ने इसको किसकी उपाधि दी है? सुल्तान की उपाधि दी है। यामिन उल दौला की और यामिन उल अल्लाह की उपाधि दी थी। ठीक है, किसने दी है? अब्दुल कादिर बिल्ला ने। तो इसकी जब इतनी उपाधि दी तो ये क्या कहता है कि इसकी कसम खा के कहता है कि मैं प्रतिवर्ष भारत के ऊपर आक्रमण करूंगा। ये क्या कसम खाता है कि मैं अब से राजा बनाऊं तब से हर साल भारत के ऊपर क्या करूंगा? आक्रमण करूंगा। तो 997 से लेकर के 1030 तक, लगभग ये 30-33 साल तक रहता है। लेकिन हर वर्ष तो नहीं करता है, लेकिन हर वर्ष की जगह टोटल 17 बार भारत के ऊपर आक्रमण करता है। कितने बार करता है? 17 बार। मैं अभी बताऊंगा कौन कौन से आक्रमण है। कितने बार किया है? 17 बार आक्रमण किया। किसके ऊपर? भारत के ऊपर। ठीक है, ये बात क्लियर है क्या? आगे अपन बात कर लेते हैं आक्रमणों के बारे में। बात कर लेते, लिख लेना एक सेकंड। आक्रमणों की अपन चर्चा कर लेते हैं। इधर देखना, आक्रमणों में जो पहला आक्रमण है, इधर देखना, पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1000 ईस्वी में। कहां पे होता है? पेशावर। पहला आक्रमण कहां पे होता है? पेशावर पे। किसके विरुद्ध होता है? किसके विरुद्ध? तो यहां पे एक राजा हुआ करता था मुल्तान का। मुल्तान के शासक दाऊद फतेह खां। दाऊद फतेह खां। ठीक है, मुल्तान के शासक था दाऊद फतेह खां। ये कैसा था? मुस्लिम शासक था। तो आपसे कभी कभी एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाता है कि जो महमूद गजनवी ने जो पहला आक्रमण किया था वो किस शासक के विरुद्ध किया था? हिंदू शासक या मुस्लिम शासक? तो कौन सा शासक है? मुस्लिम शासक है। ठीक है, इसके बाद में इसी के ऊपर 1005 में भी वापस करेगा। देखो, ये जितने भी आक्रमण करता है उन आक्रमणों में क्या करता है? आता है, धन लूटा और वापस रिटर्न हो जाता था गजनी के लिए। ठीक है, ज्यादातर जितने भी आक्रमण है इसके सारे में ये क्या करेगा? आएगा, धन लूटेगा और वापस चला जाएगा। वहां पे खुद अपना साम्राज्य स्थापित नहीं करता है। ठीक है, तो पहला आक्रमण क्लियर है। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं दूसरे आक्रमण की। इसका जो दूसरा आक्रमण है, देखो सारे तो मैं नहीं लिखाऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूं। दूसरा आक्रमण 1001 में होता है और जो पंजाब का जो शासक था, पंजाब के शासक कौन था? जयपाल के विरुद्ध। ठीक है, और जयपाल ने आत्मदाह कर लिया था। आत्मदाह। ठीक है, जयपाल ने क्या कर लिया था? आत्मदाह। मतलब ये बेइज्जत होकर के क्या कर लेता है? आग में कूद जाता है, आग में चिता जला करके अपनी मौत के लिए खुद जिम्मेदार है। ठीक है, दो आक्रमण क्लियर है। इसके बाद में इसका जो छठवां आक्रमण होता है, छठवां आक्रमण 1008 में। ठीक है, कब होता है? 1008 में होता है और ये जो जयपाल था इसी का बेटा होता है आनंदपाल। आनंदपाल के विरुद्ध। ठीक है, आनंदपाल के विरुद्ध होता है। इधर देखना, नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं इसका 16वां आक्रमण। ठीक है, 16वां जो आक्रमण होता है ये होता है 1025 में। ठीक है, कब होता है? 1025 में। और जो आप लोग कहते हो सोमनाथ, वो सोमनाथ के ऊपर हुआ था, सोमनाथ मंदिर पे हुआ। ठीक है, सोमनाथ मंदिर पे हुआ था। यहां का जो शासक था वो भीम प्रथम था। कौन था? भीम प्रथम। ठीक है, यहां से इसको काफी मात्रा में धन दौलत मिलती है सोमनाथ मंदिर से। ठीक है, लेकिन जब ये सोमनाथ मंदिर से अपना धन दौलत को लूट करके लेके जा रहा था तो रास्ते में इसको जाट पकड़ लेते हैं।
ठीक है। जब ये जा रहा था वापस, तो वापस जाते वक्त जाट बीच में आ जाते हैं कि भैया किधर, हमारा माल लेकर के जा रहा है, वापस कर। तो इससे आधा पर्दा माल तो वापस ये लूट लेते हैं। लेकिन महमूद गजनबी भी महमूद गजनबी है, अभी तो लौट गया गजनी, लेकिन फिर वापस आएगा। ठीक है, तो वापस आएगा 17वां आक्रमण। 17वां आक्रमण 1027 में। 17वां कब है? 1027 में। और किसके विरुद्ध है? जाटों के विरुद्ध है। ठीक है क्या? इधर सुनना मेरी बात। पहला आक्रमण इंपॉर्टेंट है, किसके विरुद्ध हुआ है? मुस्लिम शासक था, दाऊद फतेह का, मुल्तान का शासक था, उसके विरुद्ध किया था। कहां पे किया है? पेशावर के ऊपर किया है। कहां किया है? पेशावर, पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। दूसरा अटैक 1001 में पंजाब के शासक जयपाल के विरुद्ध। ठीक है। छठवां जो आक्रमण था 1008 में आनंदपाल के विरुद्ध होता है। 16वां आक्रमण इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी, 1025 में है। कब है? 1025 में है। सोमनाथ मंदिर को लूटता है, और यहाँ का जो शासक था वो कौन था? भीम फर्स्ट यहाँ का शासक हुआ करता था। और जब ये वापस जा रहा था तो रास्ते में किसने लूट लिया था इसको? जाटों ने लूट लिया था। ठीक है। टोटल 17 बार आक्रमण किए, तो अपन बार बार बोल ही रहे। तो सेकंड लास्ट अटैक था ये 16वां। ठीक है। सोमनाथ मंदिर कैसा है? सेकंड लास्ट। और लास्ट 17वां जो बचेगा, ठीक है, अंतिम जो आक्रमण है 17वां, 17 किए तो अंतिम है, और अंतिम किसके विरुद्ध है? जाटों के विरुद्ध। तो 16 बार 17वां तो वैसे याद हो गया भाई। सेकंड लास्ट में सोमनाथ को लूटा था, और फिर रास्ते वाले जाट मिले थे, तो जाटों के विरुद्ध 1017, 1027 में हो गया। 17वां जो आक्रमण है वो 1027 में किया है, जाटों के विरुद्ध किया है। जो जाटों ने इनको लूटा था ना, उन लोगों को सबक सिखाने के लिए, उन लोगों को बदला लेने के लिए। कौन? गजनबी अभी नहीं मरा, गजनबी की मृत्यु तो 1030 में होगी। हाँ, ये तो जीतेगा। ये क्या, यहाँ पे आकर के लूटपाट करके वापस लौट जाता है। जीत हार वाला कोई सीन नहीं है। आएगा, लूटपाट करता है, फिर वापस लौट जाता है। हाँ, डकैत कह सकते हो। ठीक है, हाँ, डकैत टाइप का कह सकते हो। लुटेरा ही तो था महमूद गजनबी, लुटेरा ही था। ये भारत में आने का इसका जो रीजन था वो धन संपदा को लूटना था। मैंने कहा था, कुछ लोग बोलते हैं कि ये भारत में इस्लाम का धर्म का प्रचार करने के लिए आया था, लेकिन ऐसा नहीं है। ये किस लिए आया था? धन संपदा को लूटने के लिए आया था, ना कि साम्राज्य की स्थापना करने के लिए। ठीक है, तो एक बार नोट करो। पीछे बच गया था क्या? 'महमूद गजनबी जो था ना, इधर इसमें और लगना चाहो तो लिख लो। महमूद गजनबी ने भारत में सिक्कों पर संस्कृत में, कौन सी भाषा में? संस्कृत में कलमा गुदवाया या लिखवाया, कलमा लिखवाया, तथा सिक्कों पर मां सरस्वती, मां सरस्वती का अंकन करवाया। ठीक है, मतलब सिक्कों के ऊपर सरस्वती माता का चित्र भी लगवाया था, और संस्कृत के अंदर कलमा खुदवाया था। ठीक है, महमूद गजनबी ने। लिख लिया? 1018 में इसने कन्नौज के शासक था, राज्यपाल, उसको हराया था। सिक्कों पे मां सरस्वती का अंकन करवाया। ठीक है ना, याद रह जाएंगे। 4-5 आक्रमण ही लिखवाए मैंने, ज्यादा नहीं लिखवाया है। ठीक है क्या? हाँ, मेन मेन यही है। सोमनाथ पे कब हुआ है? 1025 में। कौन से नंबर का था? 16वें नंबर का था। शासक कौन था? भीम फर्स्ट था। ठीक है, याद रह जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट देखो, लो भाई, चले। दरबारी विद्वान महमूद गजनवी के जो दरबारी विद्वान है वो कौन कौन से हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं थोड़ा सा। एक आता है आपका उतबी, क्या नाम है, उतबी। ये जो उतबी था ये इसका शाही इतिहासकार था, ठीक है। ये सचिव भी था, क्या था, सचिव भी था। और जो उतबी है इसकी अगर अपन बात करें कि इसने कौन सी रचना करी है, तो इसने रचना करी है किताब उल यामिनी, किताब उल यामिनी, ठीक है। इसकी जो पुस्तक है वो कौन सी है, किताब उल यामिनी है, ठीक है। उतबी के बाद जो दूसरा नंबर पे आता है वो आता है अल बरूनी। कौन है, अल बरूनी। आपसे पूछ लिया जाता है अल बरूनी किसके जमाने का है, महमूद गजनवी के जमाने का है। अल बरूनी कौन है, तो अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, महमूद गजनवी के साथ भारत आया, ठीक है। इसने क्या किया है, तो इसने जो रचना करी है वो इंपॉर्टेंट है। रचना कौन सी करी है, तो इन्होंने करी है किताब उल हिंद। कौन सी पुस्तक की रचना करी है, किताब उल हिंद। 11वीं शताब्दी का भारत दर्पण भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। जो किताब उल हिंद है ये क्या है, 11वीं शताब्दी का भारत दर्पण है, ठीक है। यानी कि 997 के बाद में आया था भाई, 997 के बाद में आया होगा ना महमूद गजनवी के साथ में, तो 1000 के बाद में कौन सी शताब्दी लग जाती है, 11वीं लग जाती है। तो उस जमाने में 11वीं शताब्दी में भारत के अंदर क्या क्या सिस्टम चलता था, क्या क्या परंपराएं चला करती थी, क्या रीति रिवाज चला करते थे, लोग किस तरीके से रहा करते थे, शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी, ठीक है। इन सभी घटनाओं के बारे में जो जिक्र अपन को देखने को मिलता है, यानी कि अपन को 11वीं शताब्दी का अगर अपन को भारत को समझना है या 11वीं शताब्दी में भारत किस प्रकार का था, उसके बारे में अपन को जो सबसे प्रामाणिक जो जानकारियां मिलती है वो इस किताब से ही मिलती है, ठीक है। अल बरूनी की किताब जो है, किताब भारत के जो लोग हैं बड़े बेवकूफ किस्म के लोग हैं। ऐसे है कि अगर ये कोई चीज अगर इनके लिए अपवित्र हो जाती है तो उसको फेंक देते हैं, मतलब कोई चीज अपवित्र जब इनके लिए हो जाती है तो वो उसको धोकर के यूज नहीं करते बल्कि उसको फेंक देते हैं। हम तो धोकर के यूज कर लेते हैं, ठीक है। अरे अलबरूनी कह रहा हम धोकर यूज कर लेते हैं, भारत के लोग नहीं करते हैं। भारत के लोग तो अपन देखो आजकल तो फिर भी इतना नहीं रहा, लेकिन पहले के थोड़े से आज से 20-30 साल पहले अगर आप जाओगे गांव के अंदर अपन जाते हैं तो कोई भी बर्तन वगैरह वो सूअर से अगर छिम जाता था तो अरे आपको तो सूअर ने भीट लिया, तो हम तो काम में फेंक दो, होता था कि नहीं होता। आप सोचो 11वीं शताब्दी में कितना होता होगा, ठीक है। तो वो वाली बात है। तो ये बोलते हैं कि कोई चीज अपवित्र हो जाती है तो उसका इस्तेमाल दोबारा नहीं करते हैं, इस प्रकार के बेवकूफ किस्म के यहाँ के लोग हैं, ठीक है। ये कौन कह रहा है, अल बरूनी कह रहा है। अल बरूनी ही पहला मुस्लिम, प्रथम मुस्लिम जिसने हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, ठीक है। मतलब यहाँ के जितने भी हिंदू धर्म ग्रंथ वगैरह हुआ करते थे, वेद पुराण वगैरह जो थे, उनकी स्टडी करने वाला भी जो पहला मुस्लिम जो कोई साहित्यकार वगैरह जो है वो कौन है, अल बरूनी ही है, ठीक है। अल बरूनी किसके साथ आया था, महमूद गजनवी के साथ आया था। और इसकी जो ये किताब है किताब उल हिंद, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है, इसको याद रखना। नाम क्या है, किताब उल हिंद। इधर देखना, दो किताबें मैंने लिखाई है, एक नाम है किताब उल यामिनी, एक है किताब उल हिंद। याद कैसे रखना है, अल बरूनी किसके साथ आया था, महमूद गजनवी के साथ आया था। कहां पे आया था, हिंदुस्तान आया था। तो हिंदुस्तान के बारे में लिखेगा तो किताब उल हिंद है, क्या है, किताब उल हिंद है। ये वही रहता था गजनी के अंदर, यामिनी साम्राज्य चला करता था, तो किताब उल यामिनी लिखी है। इसने कौन सी लिखी है, किताब उल यामिनी, याद रह जाएगा, ठीक है। तो एक है किताब उल यामिनी, एक है किताब उल हिंद। हिंद लिखने वाला कौन है, अल बरूनी है। और ये जो बुक है ये 11वीं शताब्दी का भारत दर्पण है। दर्पण में क्या होता है, जैसा है वैसा एज इट इज अपन को दिखाई देता है, ठीक है। तो 11वीं शताब्दी का जो भारत है वो जैसा था वैसा इस पुस्तक के अंदर एज इट इज दिखाई देता है, ठीक है। बड़ा टैलेंटेड आदमी था अल बरूनी, क्लियर है। तो अल बरूनी हो गया। इसके अलावा एक व्यक्ति और आता है फिरदौसी। फिरदौसी एक व्यक्ति और है, उसका नाम क्या है, फिरदौसी। फिरदौसी की जो रचना है उस रचना का नाम आता है शाहनामा। इनकी पुस्तक कौन सी है, शाहनामा। फिरदौसी की पुस्तक कौन सी है, शाहनामा। और जो फिरदौसी है इस व्यक्ति को पूरब का होमर कहा जाता है, पूरब का होमर। जैसे कालिदास को अपन कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, ये भारत का शेक्सपियर है, ठीक है। तो पश्चिमी कंट्रीज जो होती है उनके लिए भारत क्या है, पूर्वी कंट्री है। पश्चिमी कंट्रीज के लिए भारत क्या है, पूर्वी है ना। वो पश्चिमी तो अपन पूर्वी हुए कि नहीं हुए, तो पूरब का होमर यानी कि वहां पे कोई एक बहुत तगड़ा साहित्यकार इतिहासकार रहा होगा, उसकी तुलना की गई है इसके साथ में, फिरदौसी के साथ में। तो इसको क्या कहा, पूरब का होमर। जो होमर था वो यूनानी था, यूनानी बहुत एक तगड़ा इतिहासकार हुआ करता था। इसकी दो रचनाएं हैं, इलियड और ओडिसी, ये दो फेमस है। ये जन्म से अंधा था, अंधा होने के बाद इसने मतलब इतनी बढ़िया पुस्तकें लिखी थी, इसलिए इसको बड़ा नाम देखने को मिलता है। तो जो फिरदौसी है, फिरदौसी को कहा जाता है पूरब का होमर। किसने, अच्छा एक बात बताओ, ये अभी रामभद्राचार्य जी हैं, जानते हो ये कैसे हैं, तो वो नहीं लिख सकते कैसे, मतलब उनको पूरी नॉलेज है। वो उनकी देखो अलग लिपि चलती है, पढ़ने का इनका अलग सिस्टम होता है।
ठीक है ना, उनकी ही पुस्तक है। हो सकता है किसी बगल में पढ़ने वाले से लिखा लिया हो, बोल उसके हो, लिखना वाला हो सकता है, लेकिन इन्हीं की रचना है। ठीक है, इनकी रचना है होमर की है। ठीक है, ये कहाँ के थे? यूनान के थे। ठीक है, इनकी रचनाओं भी अगर चाहो तो लिख सकते हो। इनकी रचना कौन सी है? इलियड और ओडिसी। इतना ज्यादा डिटेल आपके नहीं आएगा, लेकिन फिर भी देख लो, इलियड और ओडिसी होमर की रचनाएं हैं। हाँ, कोई बात नहीं, तो पढ़ाया आ गया तो बता देते हैं। ठीक है ना। हाँ, तो फिरदौसी जो है रचना शाहनामा करी है, और इसी को क्या कहा जाता है? पूरब का होमर कहा जाता है। क्लियर है क्या? कोई डाउट? ये आपका पूरा का पूरा क्या है? महमूद गजनवी है। ठीक है, कोई दिक्कत? महमूद गजनवी के बाद में अब जो नया शासक आएगा, हालांकि इसका शासन चलता रहेगा, महमूद गजनवी के बाद में इसी के बेटे वगैरह राजा बनेंगे, लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था गजनी और हेरात अफगानिस्तान के अंदर दो जगह पड़ती है। उन जगहों के बीच में पहाड़ी क्षेत्र पड़ता है, वहां पे जो लोग निवास करते थे वो गौर जाति के लोग थे। कौन थे? गौर जाति के। उन गौर जाति के अंदर से ही एक व्यक्ति निकल कर के आता है, उसका नाम है मोहम्मद गौरी। उस मोहम्मद गौरी के बारे में डिस्कशन अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? एक बार मैं इसका वापस से रिवाइज करवा देता हूं, 5 मिनट अपने पास है तो। ठीक है ना। इधर देखो, तुर्क आक्रमण हुआ है भारत के ऊपर। भारत पे तुर्क आक्रमण हुआ है, उसका उद्देश्य क्या था? भारत से धन संपदा को लूटना। ये तुर्क आक्रमण कब होता है? तो 10वीं शताब्दी में होता है। एग्जैक्ट डेट यदि पूछे तो 986 में हुआ था। ठीक है, किसने किया? करने वाले 3 व्यक्तियों के नाम अपन बताते हैं। एक तो सुबुक्तदीन है, एक महमूद गजनवी है, एक मोहम्मद गौरी है। कहां से हुआ है? तो गजनी, अफगान से। वहां पे एक साम्राज्य की स्थापना की जाती है, यामिनी साम्राज्य, और ये यामिनी साम्राज्य की स्थापना करने वाला अल्पतकीन था। अल्पतकीन का ही बेटा कौन है? सुबुक्तदीन है। ठीक है, वैसे तुर्क कहां के रहने वाले थे? तो उत्तर पश्चिमी चीन के थे। बाद में इन्होंने गजनी अफगान में आकर के साम्राज्य स्थापित किया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो गजनी जो यामिनी साम्राज्य, इसका संस्थापक अल्पतकीन हो गया। सेकंड पे सुबुक्तदीन आता है। सुबुक्तदीन ने पंजाब का जयपाल था, उसके साथ में युद्ध लड़ा था, उसको पराजित किया था। ठीक है, भारत का पहला तुर्की आक्रमणकारी अगर कोई है तो वो सुबुक्तदीन है। ठीक है, सुबुक्तदीन के 2 बेटे होते हैं। सुबुक्तदीन के कितने बेटे हैं? 2। एक का नाम अब्दुल कासिम महमूद, एक का नाम इस्माइल। इस्माइल छोटा होने के बावजूद भी उत्तराधिकारी बना दिया जाता है, इसलिए अब्दुल कासिम महमूद होता है जो इसकी हत्या कर देता है और खुद राजा बन जाता है। किस नाम से? महमूद गजनवी के नाम से राजा बन जाता है। ठीक है, बात करते हैं महमूद गजनवी जो था, इसका कार्यकाल जो था 997 से 1030 तक है। भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण करता है। किसके आशीर्वाद से? अब्दुल कादिर बिल्ला के आशीर्वाद से। इसकी शपथ लेता है कि मैं भारत में प्रतिवर्ष आक्रमण करूंगा, लेकिन प्रतिवर्ष तो नहीं कर पाता है। टोटल जितना जीता है उसमें से 17 बार भारत के ऊपर अटैक करता है। भारत पर अटैक करने का जो उद्देश्य था वो क्या था? सिर्फ धन लूटना था, साम्राज्य स्थापित करना नहीं था। ठीक है, तो भारत में इसने सिक्के भी चलवाए थे, उनके ऊपर संस्कृत में कलमा लिखवाया था इसने, तथा सिक्कों के ऊपर मां सरस्वती का अंकन भी करवाया था। इसकी उपाधियों की अपन बात करें तो विश्व के अंदर जो पहली सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला जो शख्स है वो कौन है? महमूद गजनवी है। इसके अलावा यामिनुल दौला, यामिनुल अल्लाह, ये इसकी कुछ और उपाधियां हैं। इसके अलावा ईश्वर का दाहिना हाथ इसे कहा जाता था, और बुद्ध सिद्धन की इसको पदवी दी गई कि यार ये मूर्तियों को तोड़ा करता था, यहाँ पे आता था, लूटपाट मचाता था, धर्म को, हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए क्या करता था? मूर्तियों को इनको तोड़ने का काम किया करता था, इसलिए इसको बुद्ध सिकन या मूर्तियों को तोड़ने वाला या मूर्ति भंजक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आक्रमण इसने जो किए थे, टोटल 17 किए, उनमें से जो पहला आक्रमण किया था 1000 ईस्वी में पेशावर पे किया था। पेशावर पे इस समय पे जो राजा था वो कौन था? मुल्तान का शासक था, दाऊद फतेह खान। इसके विरुद्ध किया था। तो आपको ये बात याद रखनी है कि भारत पे जो पहला आक्रमण हुआ है वो मुस्लिम राजा के खिलाफ हुआ है। ठीक है, दूसरा पंजाब के शासक जयपाल के विरुद्ध होता है। तीसरा अपन छठवां देखते हैं तो 1008 में होता है आनंदपाल के विरुद्ध। 16वां जो आक्रमण है 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटने वाला होता है। यहाँ पे इस समय पे राजा कौन होता है? भीम फर्स्ट होता है। सोमनाथ कहां पे पड़ता है? गुजरात के अंदर पड़ता है। अभी जो सोमनाथ का मंदिर बना हुआ है उसका निर्माण करवाने वाला कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, 1950 में। ठीक है, इससे पहले किसने बनाया था? तो इससे पहले अहिल्याबाई होलकर ने बनाया था 1765 में। ठीक है, उससे पहले किसने बनाया था? कुमारपाल ने बनाया था 1196 में। उससे पहले किसने बनाया था? तो भीमपाल ने बनाया था 1026 में। जब 1025 में लूट लिया था, इसके बाद अगले साल 1026 में बनाया था भीमपाल ने। ठीक है, इसके बाद भीमपाल के बाद में 1196 में कुमारपाल ने, उसके बाद 1765 में अहिल्याबाई होलकर ने, और 1950 में सरदार वल्लभ भाई पटेल। लिखवाऊं? ठीक है, ये इनके कुछ दरबारी विद्वान हैं, उनमें से नाम याद रखना, उत्बी, अलबरूनी और फिरदौसी। अलबरूनी थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भारत में आया था किसके साथ में? महमूद गजनवी के साथ आया था। इसकी पुस्तक आपको याद रखनी, किताबुल हिंद। ठीक है, किताबुल हिंद की जगह यामिनी उल हिंद भी मिल सकता है। यामिनी उल हिंद, ये सॉरी तारीख उल हिंद। किताबुल हिंद की जगह मिल सकता है तारीख उल हिंद, एक ही बात है दोनों। ठीक है,